हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के फोर्थ लेक्चर की। थर्ड लेक्चर में हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, और वहां से हमको एक फॉर्मूला मिला था कि अगर यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q और यहां पर एक पॉइंट है P जिसके बीच का सेपरेशन है R, ठीक है। तो अगर हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी तो हमारे पास एक फॉर्मूला था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। यहां से मिलती थी वैल्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी वो इस बात पे डिपेंड करता था कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होता था तो हम लोग अवे फ्रॉम चार्ज, जिधर चार्ज है उससे अलग अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग लाइन को ड्रॉ करते थे कि इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो हम लोग बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स द चार्ज होती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके थे। अब इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देखो ये बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है। इसमें ये बोला जाता है कि अगर ढेर सारे पॉइंट चार्जेस, सपोज दैट एक चार्ज यहां पर है Q1, दूसरा चार्ज यहां पर है Q2, तीसरा यहां पर है Q3, हम लोग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लो निकालना है। ये है हमारा पॉइंट P। सपोज दैट इस Q1 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, Q2 के चलते मान लो इधर है, और Q3 के चलते हमने मान लिया इधर है, ठीक है। तो ये हो गया E1, ये हो गया E2 और ये हो गया E3। यानी यहां पर एक पॉइंट पे तीनों के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है E1 प्लस E2 प्लस E3। तो भाई इसमें नई कौन सी बात है, तो हमको पता है। तो एक चीज ध्यान रखना, यहां पर हमको अलजेब्रिक सम नहीं करना। अलजेब्रिक सम कहने का मतलब सपोज दैट E1 की वैल्यू 5 हो, E2 की वैल्यू 10 और E3 की वैल्यू हमने मान ली कि 4 है। तो यहां पर एज इट इज नहीं जोड़ना, ये होता है वेक्टर सम, ठीक है। हमें वेक्टर सम करना है, तो वेक्टर का सिंबल लगा है ना। तो यहां पर हम लोग ये काम नहीं कर सकते कि 5 प्लस 10 प्लस 4, ये चीज नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, हमें रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर एडिशन या फिर जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है उसका यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको ये नहीं पता तो सबसे पहले जाके आप वेक्टर के वीडियो को जरूर देखो। देखो कुछ केसेस में हम डायरेक्टली जोड़ते हैं, जैसे कि ये मैं थोड़ा सा वेक्टर का पार्ट बता रहा हूं कि अगर किसी बॉडी पे सपोज दैट फोर्स लग रहा, दो फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि जो रिजल्टेंट होगा उसको डायरेक्टली जोड़ दो। अगर सिंपल वे में बोले कि अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक ही तरफ लग रहे हैं, तो फिर उस केस में दोनों वेक्टर्स को जोड़ देते हैं एज इट इज। बट अगर डायरेक्टली अपोजिट लगते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी अदर एंगल पे लगेंगे, सपोज दैट एक वेक्टर इधर है दूसरा इधर है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जो कि वेक्टर वाले वीडियो में बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये कोई नई चीज नहीं है, इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब क्वेश्चंस की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इजी होगा, जिसमें हमने ले लिया कि ये है एक्स एक्सिस और यहां पर एक चार्ज रखा है सपोज दैट 2 माइक्रोकूलम का। यहां पर एक चार्ज रखा है 4 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम का। इसके बीच का जो सेपरेशन है वो मैंने ले लिया कि 10 मीटर है। हमको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट P है, यहां पर सपोज दैट एक पॉइंट है P और हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। हम 2 माइक्रोकूलम के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे, फिर -4 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे, फिर जो भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। सो एक चीज तो हम देखते ही जान सकते, देखो यहाँ पर सिर्फ 2 माइक्रोकूलम लिखा है, इसका मतलब ये चार्ज कैसा है, प्लस में है। जहां कोई साइन नहीं, इसका मतलब वो प्लस है। अब देखो ये प्लस में चार्ज है, तो इसके चलते जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी, हमने मान लिया E1। इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टूवर्ड होगी, यानी हमने मान लिया E2, ठीक है।
अच्छा, पॉइंट P और ओरिजिन के बीच का जो ये सेपरेशन है, इसको मैंने बोल दिया कि ये है 4 मीटर। तो अगर ये 4 मीटर है, ये पूरा 10 मीटर है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 मीटर। सो एक चीज तो हमें समझ आ गई कि इस केस में जो हमने पॉइंट लिया है वहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में लग रही है। E1 अवे फ्रॉम चार्ज है और E2 जो है वो टुवर्ड्स द चार्ज है, क्योंकि चार्ज हमारा नेगेटिव है। चलो दोनों की वैल्यू निकालते हैं। अगर E1 की वैल्यू हमें निकालनी हो तो फॉर्मूला पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q की वैल्यू है 2 माइक्रो यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। सो 4 4 जा 16। यहां पर मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया है, ये आ जाएगा 1/8। अब इसके बाद अगर इसको सॉल्व करें, सो 9/8 इंटू 10⁻⁹ और 10⁻⁻6 होता है 10⁻3, यानी लिख सकते हैं 9 10⁻3 को एक्सपेंड करोगे तो 1000 हो जाएगा, 9000/8। ठीक है, सो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4। ठीक है, तो यहां से जो E1 की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 1125 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन किधर है हमको दिखाई पड़ रहा है कि अवे फ्रॉम चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। चलो E2 की वैल्यू निकालते हैं। सो E2 हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, सेम फॉर्मूला पुट करेंगे। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ Q। यहां पर आप ध्यान रखना कि ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या डिसाइड करता है? माइनस साइन डिसाइड ये करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी किधर। ठीक है, इलेक्ट्रिक जैसे चार्ज यहां पर रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज लगेगी, ये डिसाइड करता है। तो आपको यहां पर फॉर्मूले में वैल्यू निकालने के लिए माइनस साइन पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम Q की जगह पे सिंपली 4 माइक्रो कूलम पुट करेंगे। 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। सो 6 6 जा 36, ये आ गया हमारा 10⁻3 यानी कि 1000 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, E1 की वैल्यू मिल चुकी है, E2 की वैल्यू मिल चुकी है, और हमें क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही पता है कि E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। और इस केस में जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो डायरेक्टली जुड़ जाता है। ठीक है, सो हम लोग अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो यहां पर इस केस में डायरेक्टली जुड़ जाएगा। एक चीज याद रखना, अगर किसी अदर एंगल पे लग रहे हैं तो डायरेक्टली नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, सो E1 प्लस E2, और यहां पर आ जाएगा E1 की वैल्यू है 1125 प्लस 1000 यानी कि 2125 न्यूटन पर कूलम। ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमसे क्वेश्चन में देखो ऊपर वेक्टर का साइन भी लगा था, मतलब हमसे वेक्टर के फॉर्म में पूछा गया है। वेक्टर में क्या चीजें होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब कितना लग रहा, साथ ही साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी पड़ती है। तो डायरेक्शन को साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि डायरेक्शन कौन सी है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम लोग इसी में सिर्फ ऐड कर देंगे डायरेक्शन, वैल्यू है 2125, आगे लगा देंगे आई कैप। आई कैप क्या बता रहा है कि डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, और जैसे ही हमने डायरेक्शन को इंक्लूड कर दिया ये हो गया वेक्टर। ठीक है, क्योंकि अब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और ये आपको समझ आना ही चाहिए। इस टाइप के जितने क्वेश्चंस भी आपको मिले या जो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट वैरायटी की ओर, और जो अब बात करेंगे ना, ये हमने कूलॉम्स लॉ में जब एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ पढ़ा था वहां पर हमने इसको डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि सपोज दैट ये है हमारा एक्स एक्सिस, जहां पर दो चार्जेस रखे हैं 2 माइक्रो कूलम -8 माइक्रो कूलम, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सपोज दैट है 60 मीटर। ठीक है, मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कहां होगी। ठीक है, मैंने पूछ लिया कि फाइंड पॉइंट P वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो
तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी देख सकते हो, मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जहां पर 1 कूलम के चार्ज को रखें तो कितना फोर्स लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पर अगर चार्ज को रखें तो कोई फोर्स ना लगे। अगर आप ये चीज समझ गए तो जो एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ में हमने डिस्कस किया था सेम वही पैटर्न लगेगा। ठीक है, तो चलो अब इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं। हम मान लेंगे कि ये यहां कहीं पे, यहां पर कोई पॉइंट है P जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। अब देखो यहां पर 2 चार्जेस हैं तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगी, E1 और E2। अब किसी पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और रिजल्टेंट भी 0 है। ऐसा कब हो सकता है? जब दोनों इक्वल और अपोजिट हो। फिर से समझना, एक बॉडी है, अगर इस पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन बॉडी नहीं हिल रही है, तो इसका मतलब एक फोर्स अगर इधर लग रहा तो दूसरा फोर्स इसके अपोजिट लग रहा और इतना इसी के बराबर लग रहा। तो यानी कि क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल भी होनी चाहिए पहली बात, और दूसरी अपोजिट होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहां पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी। तो हमने मान लिया कि इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E1, लिख लेंगे लेट E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +2 माइक्रोकूलम और E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -8 माइक्रोकूलम। सो इसके चलते E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके चलते E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने मान लिया कि पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जहां दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। सो E1 इक्वल टू E2। पॉइंट P का जो सेपरेशन हमने माना है वो x मीटर माना है। ठीक है, तो अगर ये x है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 माइनस x। चलो E1 की वैल्यू को अगर हम लोग पुट करें तो E1 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, यानी कि 2 माइक्रो। सो Q हो गया 2 × 10⁻⁶ और R हो गया x स्क्वायर, और E2 हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू अगेन मैं यहां पर फिर से बोलूंगा, ये माइनस साइन डायरेक्शन को दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी किधर। हमें अभी डायरेक्शन से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल कहां पर है। तो इक्वल के लिए हमें वैल्यू की जरूरत है, तो हम लोग सिर्फ यहां पर पुट करेंगे 8 × 10⁻⁶ अपॉन R स्क्वायर में 60 माइनस x का होल स्क्वायर। देखो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, 10⁻⁶ भी कट गया, 2 4 = 8, और यहां से आ जाएगा, अगर इसको x स्क्वायर को इधर लेके गए तो आ गया 4x स्क्वायर, और इधर बच गया हमारा 60 माइनस x का होल स्क्वायर। सो 4x स्क्वायर इक्वल टू 3600 प्लस x स्क्वायर माइनस 120x। ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर, 120x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, तो प्लस 120x माइनस 3600 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 1200 इक्वल टू 0। अब हमारे पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करना हम सभी को आता है। ठीक है, सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मैं स्प्लिट कर दे रहा हूं, स्प्लिट ये होगा 60 और 20 में। सो प्लस 60x माइनस 20x माइनस 1200 इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 60 माइनस 20, यहां पर आ जाएगा x प्लस 60। अब x प्लस 60 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 20। देखो अगर यहां से x की वैल्यू को निकालें तो आएगा x इक्वल टू माइनस 60, और यहां से x की वैल्यू को निकालें तो आएगा x इक्वल टू 20। यानी कि भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें क्या पता चला? इन दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो पहली चीज तो पता चल गई हमें कि ऐसे 2 पॉइंट्स है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है। तो चलो पॉइंट्स को मैं बना लेता हूं इधर एक डायग्राम में। ये ओरिजिन था, इधर एक पॉइंट है x इक्वल टू 20, यानी कि यहां कहीं पर, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, और जो दूसरा वाला पॉइंट है x इक्वल टू माइनस 60, देखो माइनस में है तो यानी ये इधर कहीं पर है, यहां पर पॉइंट B। अब हमको ये वेरीफाई करना है, मैं 60 सिर्फ लिख रहा हूं यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है 60, इस साइड ओरिजिन के अपोजिट। अब देखो आप
हमको सिर्फ इक्वल होना ही काफी नहीं है, दो वेक्टर्स कैंसिल करें या दो फोर्सेस कैंसिल करें, इसके लिए जरूरी है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जाएं। तो अपोजिट तो हम लोग चेक कर सकते हैं, देखो कैसे, अगर पॉइंट यहां पर है, यानी पॉइंट अगर ए है, तो प्लस ये जो प्लस वाला चार्ज है इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड अवे लगेगी, अवे फ्रॉम चार्ज। जो माइनस वाला चार्ज है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी टूवर्ड्स द चार्ज, यानी इधर ही लगेगी, सेम डायरेक्शन में। तो यहां से हमको समझ आ जाता है कि भाई ये जो पॉइंट पी है, सॉरी पॉइंट ए है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग तो सेम रही है लेकिन सेम इक्वल लग रही है, लेकिन डायरेक्शन भी सेम है, तो ये कैंसिल नहीं कर सकता, यानी कि ये आंसर तो हो गया गलत। ठीक है, ओरिजिन से 20 मीटर आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, लेकिन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में लगेगी, और सेम डायरेक्शन में लगने पे वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती। अब बात करें अगर x इक्वल टू -60 पे, यानी कि अगर पॉइंट यहां कहीं पर है, तो प्लस वाले के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी E1 अवे फ्रॉम चार्ज, और माइनस वाले के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, यानी कि पॉइंट से टुवर्ड द चार्ज आपको बनाना है, तो इधर लगेगी। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट भी है। तो जो ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू -60, ये दोनों केसेस को सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू -60 पे जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल तो है ही, साथ अपोजिट भी है, और हम लोग बोल देंगे कि अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 हो जाएगी, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, x इक्वल टू -60 वो पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। जहां पर आप कोई भी चार्ज ला के रखोगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और इसी टाइप का डिस्कशन हमने कूलॉम्स लॉ में भी किया था, एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन की जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 चार्जेस को लेंगे और देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। सो हमने लिया एग्जांपल, ये है एक स्क्वायर, यहां पर रखा है चार्ज +6 माइक्रोकूलम का, यहां पर रखा है +3 माइक्रोकूलम का, यहां पर भी है चार्ज +3 माइक्रोकूलम का। हमसे इस पॉइंट P पे पूछ लिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर 3 चार्जेस हैं और तीनों का डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। सपोज दैट ये जो स्क्वायर है इसकी जो लेंथ है, एज लेंथ, वो है 1 मीटर। सो हमें पता है कि जो ये +3 माइक्रोकूलम है इसके चलते चार्ज अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज लगेगी। सपोज दैट हमने मान लिया E1, इसके चलते भी अवे फ्रॉम चार्ज E2, और +6 माइक्रोकूलम के चलते भी अवे लगेगा, क्योंकि तीनों ही चार्जेस हमारे प्लस में है। ठीक है, तो E3। अब इस पॉइंट पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, हमें तीनों को सॉल्व करके निकालना है कि नेट वैल्यू कितनी होगी। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, E1 निकालेंगे। E1 हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। सो Q हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6, R स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 9 × 10⁻9 × 3 × 10⁻6, 9 3 ज़ा 27, 10⁻9 और 10⁻6 हो गया 10⁻3। सो इसको लिख सकते हैं 27,000 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसकी डायरेक्शन तो हमें दिखाई ही पड़ रही है कि डायरेक्टली इस डायरेक्शन में है, प्लस x एक्सिस के अलॉन्ग। इसी तरीके से अगर E2 को निकालें तो E2 हमारा कितना आएगा, ध्यान से देखो आप, E2 में भी सेम एक्सप्रेशन आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू है 3 माइक्रो, सो 3 × 10⁻6 अपॉन R स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन सेम है तो वैल्यू भी हमारी सेम आएगी, 27,000 न्यूटन पर कूलम। E3 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। E3 कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू है 6 माइक्रोकूलम, सो 6 × 10⁻6 अपॉन R स्क्वायर। सो यहां पर हमें R नहीं पता है, अब हम लोग इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, अगर ये 1 है ये 1 है, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आएगा √2। ठीक है, आप चाहे लगा के चेक कर लो, ये आएगा √2। सो √2 का स्क्वायर कर देंगे। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9, 6 × 10⁻6
√2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, सो 2 3 सा 6 और 3 9 सा 27 इंटू 10⁻³ यानी कि 27,000। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि तीनों चार्जेस के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो 27,000 आ रही है। हमको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पॉइंट P है यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ये वीडियो तो मैंने बोला था कि हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना पड़ता है। कहने का मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही हो सबका वेक्टर सम करो, वेक्टर रिजल्टेंट। तो चलो हम बारी बारी से करेंगे। हमें इसकी भी वैल्यू पता है E1 E2 E3। अब चूंकि तीनों सेम है तो हम मान लेंगे E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू E। हमने मान लिया कि सबकी वैल्यू E है और E की वैल्यू कितनी है 27,000 न्यूटन पर कूलम। सो अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इन वेक्टर्स को। देखो कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले मैं ले लूंगा इसको और इसको, जो E1 और E2 था। ठीक है, इधर E1 था और इधर E2 था। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है दो वेक्टर्स का, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, मैं भी फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, रिजल्टेंट इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ए क्या है यहाँ पर ये था और बी ये था, जबकि इस केस में दोनों की वैल्यू है E। सो हम लोग E पुट कर देंगे। सो E² प्लस E² प्लस 2E इंटू E cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है cos 90। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। अगर 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी 0 और बचेगा क्या E² प्लस E² यानी कि √2E², यानी कि E² बाहर आएगा तो आएगा E√2। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। ये हमारी वैल्यू आ गई है E√2। अब इन दोनों के चलते तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, E√2 है। अब E√2 होगा किधर। आप ऐसे कॉमन सेंस से फील करो कि अगर एक बॉडी है, आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, आपका फ्रेंड इधर फोर्स लगा रहा है, तो बॉडी किधर जाएगी, बॉडी उन दोनों के बीच से जाएगी अगर दोनों फोर्सेस बराबर है तो। ठीक है, तो यहां पर हमको दिख रहा है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। ठीक है, यानी हम देख लेंगे इस डायरेक्शन में, ये सेम है E3 वाली डायरेक्शन के। सो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट मिला है वो E के ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब दो वेक्टर्स हमारे पास बचे, इन दोनों का तो ये हो गया और एक पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था इधर, तो नेट निकालने के लिए हमको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, ये जो हमने निकाला है E√2, ये वाली क्वांटिटी थी E√2 और इसको भी ऐड करेंगे प्लस E, यानी कि E√2 प्लस 1। E की वैल्यू थी 27,000 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से हमें वेक्टर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सॉरी 27,000 √2 प्लस 1। अब चाहो तो आप वैल्यू पुट कर दो, मैं इसे यहीं पर छोड़ रहा हूं। ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इसमें कुछ एक माइन्यूट सा चेंज करके देखते हैं। सपोज दैट ये जो +3 माइक्रो कूलम मैंने लिया था, ये प्लस की बजाय माइनस होता। ठीक है, प्लस की बजाय माइनस होता तो क्या चेंज आता। मैं ये सारा रब कर रहा हूं। देखो तो हम लोग बोलते हैं कि इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज होती E1। इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इस डायरेक्शन में थी क्योंकि चार्ज प्लस था, अब की बार चार्ज माइनस है तो टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगी, यानी कि E2 इधर लगेगा। ठीक है, और ये हमारा प्लस में है तो ये तो इधर ही लगेगा E3। हमें पता है सबकी वैल्यू कितनी है 27,000 है। सो E1 और E2 की वैल्यू जो हमारी आई थी अभी कुछ देर पहले E√2, वो अब की बार इन दोनों के बीच से लगेगा, यानी कि ऐसा। अब अगर ये इस तरीके से है, पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा 45, ये भी एंगल होगा 45,
तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमने निकाल लिया, ये है कितना है e√2 और यहां पर ये है e3। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया, तो चलो हम लोग इन दोनों को रब कर दे रहे हैं। अब कितने वेक्टर्स बचे, सिर्फ e√2 और e3। इन दोनों के बीच का एंगल देखो 45 + 45 90। तो अब इन दोनों का जब हमें निकालना होगा रिजल्टेंट, तो लिखेंगे √a², वही सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, a² + b² + 2ab cos थीटा। ये आएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वैल्यू पुट करेंगे तो a², यहां पर ये जो e3 हो जाएगा e² प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 2e²। देखो e√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा e² और √2 हो जाएगा 2 प्लस 2ab यानी e × e√2, ये हो जाएगा e² √2 cos थीटा। सो cos अब की बार फिर से ये 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी हमारी 0 और यहां पर बचेगा क्या 2e² + e² यानी कि 3e², यानी कि आंसर आ जाएगा e√3 27,000√3। सो ये दिखाने से, ये सॉल्व करके दिखाने से मेरा पर्पस क्या है कि आप देख सको कि अगर एक वैल्यू को चेंज कर दिया जाए तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में चेंजेस आ जाते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, यहां से मेरा मोटिव ये है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप देख के समझ जाओ कि सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के फॉर्मूले पता होने जरूरी नहीं है, उससे पीछे जो क्लास 11th का बेसिक था, स्केलर वेक्टर, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब की जरूरत आपको आगे के वीडियोस में पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको होती रहे। सो आप बेटर है कि आप पहले उसको क्लियर कर लो, फिर इन वीडियोस को कंटिन्यू करो। आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।